एक्सक्यूज सर, आप क्या बता रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आप या तो अपना वो क्या कहते हैं नेट ठीक कराएं, नेट का कनेक्शन को अच्छे वाला ले लें, और अदरवाइज फिर अपने हैंड फ्री चेक करें, अपने स्पीकर को चेक करें। क्योंकि सिर्फ आप कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी पूरी क्लास में से किसी ने नहीं कहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। आप बताइए कसूर किसका है? जी, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये उसके आखिरी लेक्चर्स में से 2 लेक्चर्स हैं। हेडिंग जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट से, वो था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। उसमें मैंने हिस्ट्री आपको कुछ पहले से बता दी को आगे। उसमें सिर्फ एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपने सिलेबस को गौर से देखा हो, जो देखा किसी ने कहीं, किसी ने सिलेबस को गौर से देखा कि नहीं देखा? जी सर, मैंने देखा था। जी, आपने सिलेबस को देखा है। उस सिलेबस में सेंट लुइस कोर्ट, जी चेक किया कि नहीं किया? सिलेबस में जो वर्डिंग है, उसने ब्रैकेट में सेंट लुइस कोर्ट लिखा हुआ। ये लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त हमारा सिलेबस बना है, जब ये सिलेबस बनाया गया है, उस वक्त हमारा ये लेटेस्ट था। ये 1998 99 में मेरे हाल में वो इंटरनेशनल कांग्रेस हुई है, 16 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए हुई। सेंट लुइस ये अमेरिका में है, वहाँ पे। और कोड जो है उसको रिवाइज किया गया। याद देखिए, बेसिक कोड वही रहेगा। यहाँ पे देखें, गौर से देखिए, सामने है डिवीजन 1 आपको लिखा नजर आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पे डिवीजन 1 नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। ये जो डिवीजन 1 है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल फिक्स हैं, इसमें कोई खास चेंज नहीं हुई है अभी तक, जैसे लॉ ऑफ प्रायोरिटी था और इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद डिवीजन है जी, इसमें रूल्स और रिकमेंडेशन दी गई हैं। डिवीजन 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, आगे सेक्शंस हैं, और इस तरह से ऑनवर्ड चैप्टर 3 ऐसे ही आगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स में मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 है जी टेक्सा एंड देयर रैंक्स, इसमें आगे आर्टिकल्स दिए गए हैं। ऐसे ही चैप्टर 2 स्टेटस, टाइपिफिकेशन, स्टेटस क्या, टाइपिफिकेशन टाइप जो मेथड हमने कल पढ़ा था, ये वो वाला है। उसके सेक्शन 1 स्टेटस डेफिनेशंस, आर्टिकल 6 है। स्टेटस उस रेफरेंस से है कि जो नाम किसी बंदे ने लिखा है उसका दर्जा क्या है। याद रखिए कि वैलिड नेम्स, लेजिटिमेट नेम, इलेजिटिमेट नेम, ये बहुत से लफ्ज़ एक्सप्लेन हो चुके हैं इससे पहले। कल मैंने नॉमिना कंजर्वेंडम या नॉमिन कंजर्वेंडम या नॉमिना कंजर्वेंडा ये एक्सप्लेन किया था। और गलबन मैंने 2-3 और नामों का भी नाम लिया था जी। उसमें मैंने 2-3 और नाम भी लिए थे, जिसमें एम्बिगुअस नेम्स आते हैं, इन्वर्टेड नेम्स वगैरह वगैरह, और जो प्रपोज नेम्स हैं वो सारे के सारे। वो इस वक्त नेम किस कंडीशन में है, ये सब चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन हो गया जी। प्रायोरिटी, आर्टिकल 2 प्रायोरिटी लॉ, प्रायोरिटी शुरू मारूफ है, इसके 2 आर्टिकल्स यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, सेक्शन 4। उसके बाद है चैप्टर 3 के अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ टेक्सा। ये चूँकि वो उसमें प्रिंट में नहीं आया हुआ, इसलिए वो कम है सेक्शन। इसमें मुख्तलिफ सेक्शन। पहला है जी टेक्सा अबव, ये मुख्तलिफ लेवल से, ये ऑर्डर्स होगा, ये फैमिलीज के लिए, जनरा, और ये स्पीशीज़ के लिए, और नेम ऑफ टेक्सा बिलो स्पीशीज़ के लिहाज से ये वाला होगा। उसके बाद है जी नेम ऑफ प्लांट्स इन, ये जो है कल्टीवेशन, जो कल्टीवेटिव राइट्स है उसके हवाले से है। चैप्टर 4 इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, जिसकी वजाहत से पहले भी हो चुकी, कि जो किसी साइंसी रिसाले में बाकायदा शाया हो चुका हो, और वो रिसाला ऐसा होना चाहिए जो वाकई दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता हो, मुख्तलिफ जो बॉटनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ भी रिसर्च होती है, जहाँ पे म्यूजियम या हवेलियाँ हैं, उन तक वो पहुँचता हो, वो सब कुछ इसके अंदर है। कंडीशन और डेट्स वगैरह का जिक्र इससे पहले हो चुका हुआ। ये बहुत से आर्टिकल्स हैं जो उसकी डिटेल्स को, ऑथर साइटेशन एक्सप्लेन हो चुकी है, इससे पहले आपको याद होगा। जनरल रिकमेंडेशन, बहुत चीज़ें रिकमेंड की गई थी। मिसाल के तौर पे वर्डिंग थी कि जो जीनस का नेम है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और सबसे और कुछ पार्ट्स हैं। रिजेक्शन ऑफ नेम, किन नेम्स को रिजेक्ट किया जाएगा, उसकी रीज़न, आर्टिकल बहुत से हैं इसमें आगे जी। इसका ऐसे ही नेम का फंजाई, और ये आगे चल रहे हैं जी। पहला पेज, एक पेज, ये मैंने सिर्फ एज मॉडल आपके लिए इसको किया था। देखते हैं आगे क्या है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और पेज मैंने किया हुआ है काफी, नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। कुछ ऐसे नेम्स, ये
क्लासेस के नेम्स हैं। आपको याद होगा अभी कल मैंने जो आपकी बुक में दिए गए थे किसी एक बुक के अंदर, और 8 फैमिलीज के नेम थे जिनको कंजर्व किया गया हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे ये कुछ नेम है एलजी के लिहाज से जिनको कंजर्व किया गया। ये यहाँ पे चेक करेंगे आपको नजर आ जाएंगे ये क्लासेस हैं, और क्लासेस में आगे इनकी डिटेल्स दी गई कि उनमें से किन किन नेम्स को कंजर्व किया गया है। ऐसे ही फंजाई में, बायोफाइटा में, हेपेटाइटिस सी, मस्सी, टेरिडोफाइटा और ऑनवर्ड बहुत से। जी ऐसे ही मजीद भी हैं कुछ नेम्स ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स के हवाले से आप चूँकि प्रॉपर वाकिफ नहीं है, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर जहाँ पे चूँकि सेमेस्टर 1 ज़ूलॉजी मैंने आपको पढ़ाई थी और ज़ूलॉजी में जेनेटिक्स शामिल थी। जेनेटिक्स में मैंने एक बहुत अहम पौधे का नाम जो कि एलोपोलीप्लांट, किसी को याद हो एलोपोलीप्लांट मैंने किस पौधे का नाम लिया था, किसने बनाया था, याद है किसी को? जोहा या कोई और स्टूडेंट किसी को याद रहा हो? मैंने किसी को इशारा किया? सही क्या? मैंने सवाल पूछा है जी, एलोपोलीप्लांट टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने एक साइंटिस्ट के नेम के साथ उसके ईयर के साथ एक एक्सपेरिमेंट बयान किया था और पौधे का नेम भी बताया था। नाम याद है किसी को? नहीं याद? फर्स्ट सेमेस्टर, अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। जी कहीं से जवाब नहीं आ रहा जी। वो था जी, मैं स्टार्ट में दोनों चीज़ों का जिक्र कर देता हूँ। इफ यू रिमेंबर ब्रासिका ओलिएसिया और रेफिनस सैटिवस, कैबेज और रेडिश के मिलाप से रेफिनो ब्रासिका तैयार किया गया था जो कि एक हाइब्रिड है ज़ाहिर है, और वो एलोपोलीप्लांट था। और इस तरह के बहुत से और पौधे इसके बाद से तैयार हो चुके हैं। उनके नेम्स के लिहाज से ये अपेंडिक्स के अंदर कुछ दिए हुए हैं जी। और डोमिना फेमिलियस स्पर्मेटोफाइट के अंदर ये मशहूर नेम है, फेमिलियर नेम्स हैं। वेल बहुत सी डिटेल्स हैं जिस सेंट लुइस कोड के अंदर, और ज़ाहिर है कि आप इस काबिल तो नहीं हैं, बल्कि मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि सारे को हम पढ़ सकें और याद कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसके अंदर हैं चीज़ें, और हमें सिर्फ जस्ट उसका बताई तारफ चाहिए होता है। वह जो कुछ हमने पढ़ा था वो पुराने जो आपकी जो बुक्स हैं ये खासी पुराने लिखी गई हुई हैं, और इनमें से किसी में भी सेंट लुइस कोड का जिक्र नहीं है। मैंने इसलिए ये आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दिया आपके साथ। इसमें बहुत चीज़ें, अगर आप इनसे, चूँकि ये आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये लिंक्स हैं तो वो चीज़ खुल जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रिंसिपल जो हैं इसके वो निकल आएंगे आगे। आप अगर कोई चीज़ देखना चाहें इसकी डिटेल्स वो आप इसको देख के चेक कर सकते हैं इस सेंट लुइस कोड के हवाले से। उसके बाद से एक और कांग्रेस हो चुकी हुई है जो 2006 में हुई थी, और उसमें भी ये वाले जो इससे पहले वाले जो कोड्स हैं और मजीद मॉडिफाई, याद रखिए कि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे हमारे आइन में 18 तरमीम हो चुकी हैं, तो ऐसे ही कोड्स के अंदर भी ऐसे ही तरमीम होती रहती है, लेकिन वो बहुत मायूट होती हैं। और इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पे हमने इसको पढ़ना है, इस पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जो माइन्यूट चेंजेस हैं हमें उससे वो खास फर्क नहीं पड़ता, कि हमें जस्ट ये एक क्वेश्चन के तौर पे काम करना है, जस्ट एक क्वेश्चन जिसकी बेसिक्स बहरहाल आपको मालूम होनी चाहिए। मैं एक दो लफ्ज़ बोले देता हूँ, ये इसी के हवाले से है जो इस स्टोरी के बाद जी जो लेटेस्ट है मेरे हिसाब से मेलबोर्न में हुआ है 2012 में। मेलबोर्न में 2012 में ये जो मुझे मिला है इस वक्त जो लेटेस्ट है वो 2000, सॉरी इससे बाद वाला भी है शेंजन में 2018 में, और इससे पहले मेलबोर्न में 2012, और उससे पहले 2006 में था वो वियना में था। जो हमारे सिलेबस में है वो 2000 के करीब ये इसका आया है। वैसे 1999 में कांग्रेस हुई थी और 2000 में इसका एडिशन जो है मार्केट में प्रिंट आउट हो गया था। जो हमारे सिलेबस के मुताबिक है, सुन लीजिए, हमारे सिलेबस में जो हम पीएससी आपके सामने जो रखा हुआ है इस वक्त, ये सेंट लुइस कोड है जो 2000 में शाया हुआ है, लेकिन 1999 में इसकी वो हुई थी कांग्रेस। उसके बाद से मजीद 3 कांग्रेस हो चुकी हुई हैं,
और वो इस तरकीब से हुई हैं। 2006 में वियना में कोड रिवाइज किया गया है। उसके बाद 2012 में मेलबोर्न यानी वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना ऑस्ट्रेलिया वो जगह जहाँ से मेंडल का ताल्लुक है जी। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर है और वहाँ पे 2012 में। और शेंजन, इसका नाम तो बाज़ाहिर इंडिकेट कर रहा है कि चाइनीज़ नेम है शेंजन। आई एम श्योर कि शेंजन चाइनीज़ ही होगा। 2018 में इसमें मज़ीद ज़ाहिर के टाइम के साथ साथ अब देखिए हर चंद एक साल के बाद ये कांग्रेस होती है और 12 तकरीबन 6 साल बाद होगी। तकरीबन एवरेज 6 साल के बाद ये कांग्रेस हो रही है और कोड को रिवाइज किया जा रहा है। बहरहाल मैंने आपको चंद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है। 1999 में कांग्रेस हुई है, 2000 में कोड उसका एडिट हो गया है, उसके बाद 2006 में हुआ है वियना कोड, 2012 में हुआ है मेलबोर्न कोड और 2018 में हुआ है शेंजन कोड। मैंने आपको जो लेटेस्ट हैं उनके नेम और ईयर बता दिए हैं, आप इनको भी देखना चाह सकते हैं। लेकिन आपको वैसे इनकी जरूरत नहीं है चूँकि सिलेबस में नहीं है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जस्ट जो आखिरी वाले भी है यानी सेंट लुइस कोड जो कि अमेरिका में हुआ था रिवाइज, सिर्फ वो शामिल है आपके सिलेबस के लिहाज से। और याद रखिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स या रूल्स रेगुलेशन है उनमें चेंज नहीं होती, सिर्फ मॉडिफिकेशन होती हैं थोड़ी बहुत। कहीं पे कोई चीज़ ऐड होगी, किसी चीज़ में कोई स्पेलिंग को चेंज कर दिया, किसी जगह पे कोई नाम डिस्कस हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जहाँ पे कोई स्पेसिफिक चेंज आती है उसका असर सिर्फ और सिर्फ उनको पड़ता है जो बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी बाकायदा स्टडी करते हैं प्लांट्स को और उनके नेम्स को, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक आम बंदे को किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहाँ तक मैंने सेंट लुइस कोड का आपको तारफ करवा दिया है। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि जस्ट तारफी हद तक था और बाकी चीज़ें जी सर ड्राफ्ट ठीक। प्रायोरिटी वही है, बेसिक चीज़ें सारी की सारी वही रहेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं होगा। सर ये जो कल्टीवर्स जो हैं ये वही कल्टीवेशन वाले टॉपिक में हाँ जी के साथ लिंक है ना? जी, इसके साथ खाली सर ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहते हैं? आपकी बात दोबारा बोले, क्लियर नहीं हुआ था आपकी। सर ये कल्टीवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहते हैं जो कि नहीं, वो आप उसको कल्टीवेशन। किसी और सिमत में ले गई हैं। या देखिए कि असल पूरा लफ्ज़ है कल्टीवेटेड वेराइटीज़। कल्टीवेटेड वेराइटीज़ उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली तो प्लांट सारे के सारे जो है नेचुरल थे और वाइल्ड में होते थे। जो हिस्ट्री है इंसानों के हवाले से एंथ्रोपोलॉजी की, ये है कि इंसानों ने अब से चंद हज़ार साल पहले, तकरीबन गालिबन 7000 साल पहले के करीब, और ये हुआ कि इंसान फर्ज कीजिए कोई बंदा इंडिया में मौजूद, उसने किसी दरख्त से मैंगो देखा, उसने उसको तोड़ा, पकड़ा, खाया, उसको अच्छा लगा। अब इंसान को जो इंसान चीज़ खाता है, जहाँ भी जब आम रवाज है इंसानों का, आपने देखा होगा दुनिया में टाइम के साथ साथ उसको हम कहते हैं कि मोरालिटी अखलाकियात जिसने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है। अभी किसी गांव में जाके बैठे हैं तो देखें जहाँ पे लोग बैठे होंगे, जहाँ बैठे होंगे वो जो खाएंगे वहीं फेंकते हैं, जो कुछ खाया वो वहीं पे फेंक दिया। और ये चीज़ आप शादी के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, शादी में जब बंदे खाना खा रहे होते हैं, बंदों का मतलब बेस बना दे रहा हूँ मैं, तो लगता है कि शायद वो उन्होंने कभी या तो खाना खाया नहीं है कई दिन से, और या फिर वो ये समझ कर खा रहे हैं कि शायद आखिरी खाने से खाना नहीं मिलेगा। लोग भैंसों की तरह से भागते हैं जब खाना खुलता है और आखिरकार खाने के पास जा पहुँचते हैं, और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो एक परात उठा के पहुँच जाए और वो अकेले खा जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक एवरेज बंदे को 50 से 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है। अगर आपने 1 किलो कुकुड़ खा लिया या गोश्त खा लिया तो उसमें से सिर्फ 100 ग्राम यूज होगा, बाकी 900 ग्राम आपको तंग करेगा। कैसे तंग करेगा, एक अलग क्वेश्चन। फिर वो फैट्स में कन्वर्ट। जी, इसके अलावा वो बॉडी में यूरिक एसिड में इजाफे का बायस बनेगा, जोड़ों में दर्द और बहुत सी चीज़ें इससे हो सकती हैं। जी, बात चली थी इंसानों से। जी, इंसान आमतौर पर जो कुछ खाते हैं गुड़ियाँ वहीं फेंक देते हैं। उन्होंने देखा कि जहाँ वो गुड़ियाँ फेंकी वो वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो गए, इंसानों के घरों के आसपास पौधे ग्रो होना शुरू हो गए, और इस तरह से ऐसा ऐसा इंसानों के एसोसिएशन पैदा हो गई, फसलें और फल दरख्त ऐसे ही। उसके बाद जब मजीद चेंज आई, इंसानों ने ऐसे पौधों को भी पसंद करना शुरू कर दिया जिसमें खूबसूरत फूल थे या खुशबू वाले फूल थे।
इंसानों ने वो ग्रो करना शुरू कर दिया। फिर एक स्टेज आई जब उनके साथ एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, हाइब्रिडाइजेशन। जब दो मुख्तलिफ वैराइटीज़ को मिला के एक नई वैराइटीज, नोट कीजिएगा आपने मेंडल के जो पढ़ा है जो कुछ मंड के वाले से, एक्चुअली मेंडल से पहले भी लोग काम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी कि होता क्या है, क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी उनके जहन में उसका कोई कंसेप्ट नहीं था। मेंडल ने पहली बार उसी को रख के जब एक्सपेरिमेंट किए तो जेनेटिक्स के रूल्स डिस्कवर करने में कामयाब हो गया था। बहरहाल ये है जो रीज़न कि किस तरह से न्यू वैराइटीज, और आपने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से जी सर। और हाइब्रिडेशन की वजह से, इन ब्रीडिंग वगैरह की वजह से इंसानों ने न्यू वैराइटीज तैयार की पौधों की। वो कल्टिवेट राइट्स, वो क्रॉप्स की भी हैं, दूसरे नमाशी पौधों की भी हैं और फलदार पौधों की भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा कि ये इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है, यानी स्पीशीज से लोअर रैंक है, लेकिन उनको भी जो है बाकायदा नॉमिनेट किया जाता है कि ये वैरायटी है अपना। मैंने वैरायटीज को जी आपके सर सामने, ठीक है। याद रखिए कि यहाँ तो इसका जिक्र है, लेकिन याद रखिए कि जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स होते हैं उनमें वैरायटीज होती है, उनको स्ट्रेन्स का नाम दिया जाता है, मुख्तलिफ स्ट्रेन्स। तो फर्ज कीजिए ये एक ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, एक स्ट्रेन में कैप्सूल है, दूसरे में कैप्सूल नहीं है, स्पीशीज एक ही है लेकिन आगे इसकी वैरायटीज का स्ट्रेन मुख्तलिफ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और एनिमल्स और प्लांट में भी सब स्पीशीज या उससे छोटे रैंक्स वाली चीज़ें मौजूद हैं, उनको भी डील किया जाता है नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ओके सर। जी हमारे पास टाइम है जी अभी 5 मिनट का टाइम। जी हमारे पास तकरीबन कोई 5 मिनट का टाइम बाकी है, अभी 5 मिनट का टाइम। ये इसमें इसको मैसेज का आवाज़ आते रुकती हुई है जबकि टाइम मेरे पास गलत शो हो रहा है। चलिए खैर बहर इसका काफ़ी हद तक तारुफ तो हो गया और बेसिक चीज़ों का जिक्र हो गया, लेकिन ये टॉपिक चूँकि इसमें चीज़ें कुछ और भी रहती हैं, मैंने इससे पहले भी कुछ शेयर की थी, वो भी अभी देखी जा सकती हैं। मुझे उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं डिस्कशन वाले रहते हैं, मैं उनमें से एक दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सर इसको एज इट इज याद करना है हमने? इसमें सिर्फ बेसिक्स पॉइंट्स आपको चाहिए सिर्फ, क्योंकि एज सच तो ये एक फुल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से वो कहाँ से कोई चीज़ आपसे पूछ लेता है या कहाँ से कोई चीज़, अब ये मैंने जो आखिरी पॉइंट जो आज मैंने बताया है ये नोट कर लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बुक्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में उनमें सेंट लुइस कोड, अगर कि आपके पास कार्बन है, रामे है और ऐसे एक दो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ कंपनी की छपी हुई, उनमें से किसी में भी सेंट लुइस कोड मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिसेंट मीन के पाकिस्तान में किताबें खासी पुरानी होकर आती हैं। दुनिया में तो किताबें बहुत जल्दी जल्दी, हमारा सिलेबस भी बहुत, आप खुद देख लीजिए कि ये सन 2000 के करीब हमारा सिलेबस बना है या 2000 के बाद बना है, और उसने 1999 या 2000 वाले जो एडिशन था उसको सिलेबस में शामिल किया। अब उसके बाद 3 बार वो रिवाइज हो चुका है, लेकिन हमारा सिलेबस कोई रिवाइज नहीं हुआ है, सिलेबस ऐसा सच वही चल रहा है। जब कम अज कम अभी बॉटनी वाला अनाउंस तो किया था सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं आया है अभी तक। जी ये प्रिंसिपल्स काफ़ी तक डिस्कस हो गए हैं, लॉ प्रायोरिटी डिस्कस हो गया था, रैंकिंग, नॉमिना तर्ज वेंडर, ये सब चीज़ें बहरहाल में डिस्कस हो चुकी हैं। टाइप मेथड मैंने कल डिस्कस कर दिया था, डिस्कस हो गए थे टाइप वाली सारी जो थी जी, हॉलो टाइप, लेफ्ट टाइप, नियो टाइप, पैरा टाइप, जी डिस्कस सर हो हो गया गया था। ये कल डिस्कस जी सर हो गया था सारा। जी। इफेक्टिव पब्लिकेशन, इफेक्टिव पब्लिकेशन ये इसमें भी मौजूद था लगभग, जो इसकी शर्त थी कि एक ऐसे साइंसी रिसाले में जो बॉटनी से बिलोंग करता हो, टेक्सोनॉमी से, और उसको बोटेनिक्स के हल्कों में जहाँ पे बॉटनी डिस्कस होती है और ज़ाहिर है वो जगह कौन सी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तहकीक के दायरे हैं, वहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए। इस डेट को वो पब्लिश होगा, अवेलेबल होगा, वो डेट काउंट की जाएगी। और उसके मुताबिक ये मरियम फातिमा, अपना माइक बंद रख दीजिए आप। मरियम फातिमा, जी ये 163 मरियम फातिमा, मैंने कहा भी था ये माइक बंद रखें, आप लोग अपने माइक को ऑफ रख सकते हैं, आपके घरों की गुफ्तगू नशर होती है और इधर से रिकॉर्ड भी हो जाती है सर।
ये बात नहीं चलेगी जी, मैंने डिस्कस कर रहा था जी, इफेक्टिव पब्लिकेशन की बात हो रही थी। सॉरी सर। जी ये तो शायद थिंक है जी, उसको पब्लिश होना है और प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। इसको प्रिंटेड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आजकल जो काम चल रहा है नेट के ऊपर आपको शायर करते हैं, तो ये शायर करना नहीं कहलाएगा। नेट के ऊपर जो चीज़ शायर हो रही है इसको पब्लिश नहीं कहा जाएगा। पब्लिश होने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में, इनडिलाइबल फॉर्म में होना चाहिए उसको, जिसको रबड़ से मिटाया ना जा सकता हो। इसको तो आप एक क्लिक करें तो डिलीट हो जाता है। पर ये था जिसके हवाले से पब्लिकेशन का इफेक्टिव होना खास में कहाँ पर है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कस करना है। अभी टॉटोनिमी का जिक्र हो चुका आपके साथ, आपकी क्लास में डिस्कस हुआ टॉटोनिमी के लिए? आपकी क्लास में टॉटोनिमी डिस्कस हुई थी कि नहीं किसी वक्त? नो सर। सर क्या बोला आपने, वर्ड नहीं समझ आया। टॉटोनिम, TAUTONYM, टॉटोनिम या टॉटोनिमी। नो सर, ये नहीं अभी डिस्कस। रीटा रीटा का नाम दिया हो मैंने, या मेलिस पेलिस का नाम बोला नो हो? सर, ये भी रहता है, ये भी रहता है सर। चलें, अब ये तो टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कल डिस्कस नहीं उसकी। चलें, इसका तारों में अप्लाई तो हटा देता हूँ। रिसर्च के साथ बात ये होता है कि फर्स्ट कीजिए एक स्पीशीज एक जीन्स में शामिल है, उस जीन्स में और भी स्पीशीज है। किसी और साइंटिस्ट ने स्टडी की, इसने नोट किया कि नहीं, इसको इस जीन्स में नहीं होना चाहिए, ये तो किसी और से रिलेटेड है। दूसरे समय आप समझें कि आपने उस जीन्स में से एक स्पीशीज को निकाल के किसी और में शामिल कर, जब आप शिफ्ट करेंगे उसको, आपने उसको उसकी पुरानी जीनस से निकाला है और दूसरी जीनस में ऐड किया है, अब उसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब सोचिए गड़बड़ क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल गड़बड़। पहले आपने सोचना, फिर मैं जवाब दूंगा क्या होगा। अब फर्ज कर लें कि जीनस है ए और स्पीशीज का नाम है एक्स। एक्स का मतलब है उस जीनस में एक्स वाई जी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, या पी क्यू और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये सब के सब मौजूद हैं। उसमें से एक स्पीशीज एक्स को आपने निकालना है, क्योंकि वो उसमें उसके कैरेक्टर से डिफरेंट है और वो गलती से उसमें प्लेस की गई है। जब ये पॉइंट आउट हुआ कि ये गलत है, तो आप उसको उसमें से निकालेंगे। अब सोचिए कि क्या चेंज आएगा। उसका नाम था ए एक्स, ए फॉर जीनस, एक्स फॉर स्पीशीज। जब आप उसको किसी और फर्ज कीजिए, अब आप इसको जीनस सी में रख रहे हैं, जेनेटिक नेम हो गया सी, सी में जो भी उसका नाम है, और अब उसका स्पीशीज नेम वही रहेगा या नहीं रहेगा, ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आपके पास? सर जी सर चेंज ही सर, होगा। जब हमने उसका जीनस ही चेंज कर दिया। जी सर। हाँ, बिल्कुल पहली बात है कि उसका जेनेटिक नेम तो हर में चेंज होना है, क्योंकि वो उस जीनस से निकाल के जी, उसको किसी और में रख रहे हैं, एक पॉइंट। किसी और में रख दिया है। जी, अब जी असूली सर। तौर पर उसका जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट, उसको वैसे ही रहना चाहिए, बशर्ते के एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो फर्स्ट आप इसको सी में लेके गए, और अगर वही नेम जो उसका स्पेसिफिक नेम था, यानी स्पेसिफिक एपिथेट, अगर वो सी में पहले से मौजूद है, तो फिर उस सूरत में उसका मतलब ये होगा कि आपको उसके दोनों जेनेरिक नेम भी चेंज करना पड़ेगा और स्पेसिफिक नेम, दोनों नेम चेंज करने पड़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दी है, और इस तरह के एग्जांपल मौजूद है, लेकिन चूंकि ये मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें सिर्फ उसको मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, हमें इतनी डीप डिटेल की जरूरत नहीं है जिस डीप डिटेल में मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। चूँकि ये तो वो बहुत टिपिकल एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन बहल ऐसा हुआ है। एक मिसाल, दूसरी मिसाल, ये मैंने चूँकि स्पीशीज का जिक्र किया, ऐसा भी हो सकता है कि एक जीनस को एक फैमिली से निकाल के किसी दूसरी फैमिली में रख दिया जाए। दो एग्जांपल्स। तीसरी एग्जांपल, एक जीनस के अंदर 3 या 4 स्पीशीज हैं, जीनस को ब्रेक करके 2 जेनरा बना दिए जाए। एक जीनस को ब्रेक करके 2 जेनरा, और फिर उसमें कुछ स्पीशीज डिवाइड हो जाए, कुछ स्पीशीज जो है वो एक जीनस में और कुछ दूसरी। अब इसके लिए बहुत से नाम हैं। ऐसा करने के लिए अगर तो आप